हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल गुरुकुलम पिलर पे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, किसे हम प्योर कहेंगे। ठीक, तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? एलिमेंट। ठीक, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, प्योर। तो प्योर का मतलब हमने क्या पढ़ा था? प्योर का मतलब पढ़ा था कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो केवल एक ही पार्टिकल का बना हो, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल का बना हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक, तो सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल, तो उसमें हम पार्टिकल जो वर्ड आता है, तो पार्टिकल होता क्या है? ठीक, पार्टिकल होता क्या है? पार्टिकल, तो पार्टिकल्स होता क्या है? तो हमें पता था कि पार्टिकल्स हम किसे कहेंगे? या तो एटम, या फिर मॉलिक्यूल, या आयंस। ठीक, इन्हीं सबको हम बोलते हैं पार्टिकल। जैसा कि हम बोलते हैं कि मतलब एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हो अगर कोई भी चीज, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्योर। कोई भी सब्सटेंस अगर एक प्रकार के पार्टिकल से बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक, तो पार्टिकल क्या होता है? आपका एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, या फिर आयन हो जाएगा। तो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, और आयंस क्या होता है? तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है। तो आपका एटम क्या होता है? एटम, इसे हम बोलेंगे कि एटम क्या होता है? ये बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, वो आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? एटम। जैसा कि आपने बायोलॉजी में पढ़ रहा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हमारा, जो हम कोई भी मतलब प्राणी है, वो किस चीज से बना है? सेल से मिलकर बना है। सेल आपका क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक, तो उसी प्रकार आपका एटम जो है, ये किसी भी मैटर का सबसे बेसिक यूनिट होता है। ठीक, किसी भी मैटर का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? आपका एटम होता है। जैसे पहले जो फिलोसफर थे, साइंटिस्ट पहले वाले जो रहते थे, उन्होंने मतलब किसी भी मैटर का यही उन्होंने बताया है कि कोई भी मैटर हो, क्या है? एटम से मिलकर बना है। ठीक, आप कोई भी मैटर उठा ले, चाहे कॉपर वायर उठा लें, कोई भी आप मैटर उठा लें, उसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा ना, वो किससे बनकर मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। ठीक, जैसे आप कॉपर वायर ही उठा लें, कॉपर वायर। ठीक, तो आपको वो सब क्या बताते थे? जो फिलोसफर पहले के थे, वो उन्होंने यही बोला है, जो भी दार्शनिक वगैरह थे, साइंटिस्ट वगैरह पहले के थे, उन्होंने यही बोला है कि आप कोई भी मतलब मैटर है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका क्या है? एटम है। ठीक, जैसे कॉपर है, कॉपर के वायर को हम कितना भी तोड़ लें, कितना भी तोड़ लें, कितना भी तोड़ लें, तो उसमें क्या आपको मिलेगा? कॉपर के एटम ही मिलेंगे। उसमें आपको कॉपर के एटम ही मिलेंगे, एकदम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए, उसमें आपको क्या? कॉपर के एटम ही मिलेंगे। उसके नीचे मतलब आपको कोई भी पार्टिकल नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी अदर मतलब उस एटम के नीचे आपको कोई भी डिवीजन है ही नहीं। आप कितना भी उसे तोड़ लें, एटम के नीचे वो जाएगा नहीं। एटम ही आपका सबसे सिंपलेस्ट मतलब सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक, पहले के साथ में, लेकिन जब बाद में खोज होता गया, मॉडर्न जो साइंटिस्ट है वो क्या बोले कि एटम जो है वो सबसे सिंपलेस्ट नहीं है। एटम जो है वो आपका सबसे सिंपलेस्ट नहीं है। एटम क्या है? वो आपका कुछ चीजों से मिलकर बना है। एटम जो है आपका कुछ चीजों से मिलकर बना है। किसी भी एटम का न्यूक्लियस आप देखेंगे, इस न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड आपका एक रहेगा क्या? न्यूट्रॉन। ठीक, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है आपका? न्यूट्रल होगा। ठीक, आप न्यूट्रॉन से, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या मिलेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलेगा। और ये जो आपका ये सेल रहता है, बाहर जो कक्षाएं रहती हैं, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आपके जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया क्या कि जो अगर हम कोई भी पार्टिकल है उसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? आपको
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आपको सबसे सिंपलेस्ट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एटम से भी छोटे पार्टिकल आपको मिल सकते हैं। ठीक, एटम के बारे में हमने जान लिया क्या होगा, बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर। अब एटम्स के बारे में जान लिया हमने, एटम क्या होता है। अब यही एटम, अगर यही एटम आपको 3 4 एटम 5 एटम मतलब एक से अधिक अगर एटम आपस में मिल जाए तो क्या बना लेते हैं, एक से अधिक अगर आपस में एटम मिल जाए तो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। अब चाहे वो एक प्रकार के एटम हो चाहे अलग अलग प्रकार के एटम हो, वो अगर आपस में जुड़ जाएंगे आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे हम, आपका मॉलिक्यूल। वो क्या बना लेंगे, आपका मॉलिक्यूल। ठीक, तो मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, एक या एक से अधिक जब एटम आपस में जुड़ते हैं, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। चाहे वो एक प्रकार के एटम हो चाहे वो अलग अलग प्रकार के एटम हो, अगर आपस में जुड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है आपका, कंफर्म हो गया मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या कि आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं। अब आयंस क्या होते हैं, आपने एटम के बारे में पढ़ लिया, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया। ठीक, तो अब जो वही एटम है, एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम को क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूल। एटम हो गया आपका, या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम के ऊपर जो आपको चार्ज दिखाई देते हैं, इस एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम के ऊपर जो आपको चार्ज दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। ठीक, अब ये चार्ज आता कैसे है, चार्ज पहले कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ज 2 प्रकार के, एक निगेटिवली चार्ज, निगेटिव चार्ज, और एक आपका होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब हम पता करें कि चार्ज आता कैसे है, चार्ज आता कैसे है किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे। ठीक, तो अगर कोई भी एटम है आपका, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कोई भी एटम है उनके पास क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इससे नहीं पता। लेकिन आप देखे होंगे कि किसी भी एटम में जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में है तब तो ये न्यूट्रल हो जाएगा आपका एटम। लेकिन अगर कम या ज्यादा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा वो एटम। अगर इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि निगेटिव चार्ज आता कैसे है। निगेटिव चार्ज कैसे आता है कि अगर कोई एटम है, कोई एटम है, तो अगर एटम है या आपका मान लीजिए, ठीक, तो इस पे न्यूट्रॉन है अंदर न्यूक्लियस में, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान लीजिए प्रोटॉन है, अब ये कोई भी एटम है अपना स्टेबिलिटी बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हम 11 प्रोटॉन है इसमें और 11 न्यूट्रॉन है, ठीक, लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी अगर ये अपना बनाएंगे तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, लूज कर लेंगे। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो एटम क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक, तो एटम पॉजिटिव चार्ज आयन हो जाएगा। वैसे ही अगर स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लूज नहीं करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक, तो गेन कर लेगा तब क्या होगा, आपका प्रोटॉन 11 रहेगा, इलेक्ट्रॉन आपका 12 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन 12 हो गए और प्रोटॉन आपके 11 हैं, तो एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन आपके 12 हैं और प्रोटॉन आपके 11 हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज आयन। ठीक, समझ में आ गया आयन। आयन क्या होते हैं, एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम पे आपका जो आयन ऊपर दिखाई देते हैं वही आपके क्या होते हैं, जो भी चार्ज ऊपर दिखाई देते हैं वही आपके क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक, अब हमने पढ़ लिया कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। तो अब हम चलेंगे कि प्योर के ऊपर, कि प्योर किसे कहते हैं। तो आप एग्जांपल हम ले लेंगे कि जैसा कि हमने कॉपर वायर लिया था, ठीक, कॉपर लिया था, इसे हम कितना भी तोड़ देंगे, लेकिन इसमें आपको क्या सिर्फ कॉपर के ही एटम देखने को मिलेंगे। ठीक,
आप कॉपर को कितना भी पीट लें, कितना भी मतलब बारीक कर लें, लेकिन इसमें आपको कॉपर के ही एटम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं आपको देख लिए H2O, इसमें अब आप कहेंगे कि ये प्योर नहीं है, ये आपका आ जाता है कंपाउंड में, हाँ कंपाउंड में। लेकिन आप इसमें ये कहेंगे कि ये प्योर नहीं है, इसमें तो 2 प्रकार के एटम आ गए, तो कैसे प्योर होगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक। आपको क्या बोला गया है, किसी भी मतलब अगर कोई भी चीज प्योर कब है, जब उसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल हों। और पार्टिकल आपने पढ़ा है, पार्टिकल क्या होते हैं, या तो वो एटम हो जैसा कि यहाँ पर कॉपर है, ठीक, या फिर वो मॉलिक्यूल हो, या फिर आयन हो। आयन में आपका आ जाएगा NaCl, ये एक प्रकार का आपका क्या है, आयन है। तो इसे भी आप कहेंगे कि प्योर नहीं है, लेकिन ये प्योर है, ठीक। ये आपका आयन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो अब जब वाटर देखेंगे तो वाटर में आपको सिर्फ H2O मॉलिक्यूल ही दिखेंगे, और कोई अदर मॉलिक्यूल आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें क्या है आपका, एक हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, मॉलिक्यूल। तो इसे हम प्योर कहेंगे। सिर्फ एक ही प्रकार के आपको पार्टिकल यानी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल आपको उस पानी में देखने को मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्योर, ठीक। ऐसे ही NaCl, आप नमक ले लेंगे, ढेर सारे नमक ले लेंगे, तो उसमें आपको सिर्फ NaCl के ही पार्टिकल देखने को मिलेंगे, और कोई अदर पार्टिकल देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको NaCl के ही मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक। लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर को आप कितना भी तोड़ लेंगे, लेकिन उसमें से आपको कॉपर के ही एलिमेंट, कॉपर के ही जो एटम होंगे देखने को मिलेंगे। तो कॉपर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा। कॉपर क्या है, आपका एलिमेंट है। वहीं पे H2O जो है वो क्या है, आपका कंपाउंड है। H2O क्या है, आपका कंपाउंड है, ठीक। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना था, एलिमेंट। एलिमेंट, तो एलिमेंट हमारे नेचर्स में 118 हमारे नेचर में 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन जिसमें से 90 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल, और बाकी जो अदर एलिमेंट है उसको साइंटिस्टों ने क्या किया है, सिंथेसाइज करके बनाया हुआ, लैब सिंथेसाइज करके बनाया गया है बाकी के एलिमेंट। लेकिन जो 90 एलिमेंट है वो नेचर्स में पाए जाते हैं, ठीक, पहले से ही नेचर्स में पाए जाते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट होता क्या है, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई अगर एलिमेंट है तो हम एलिमेंट किसे कहेंगे, एलिमेंट क्या होता है, आपका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज ले लेंगे, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, उसको हम तोड़ेंगे, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा वो क्या होता है, एलिमेंट होगा, ठीक। और द या फिर बेसिस फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस which can not be broken into simpler substances by chemical method। या फिर कोई भी है पदार्थ, उसको हम तोड़ लें, कितना भी तोड़ लें वो आ जाएगा आपका एलिमेंट होगा, लास्ट में जो बचेगा। या फिर कोई भी प्योर सब्सटेंस है, उसको हम कितना भी तोड़ लें, उसे हम सिंपलेस्ट कर दें, या फिर कोई भी केमिकल मेथड से उसको हम ब्रेक करेंगे, लेकिन जो लास्ट में बचेगा वो क्या रहेगा, आपका एलिमेंट रहेगा। यानी एलिमेंट को और आगे हम उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट के बाद आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लास्ट में जो मिलेगा, आप किसी भी चीज को अगर ब्रेक करेंगे कोई भी केमिकल प्रोसेस से या फिर किसी भी प्रोसेस से, लेकिन आपको जो लास्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको एलिमेंट मिलेगा, ठीक। जैसा कि एलिमेंट का अगर हम एग्जांपल दे दें तो क्या होता है आपका, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और लिथियम, सोडियम, बोरान, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब जितने भी आपके नेचर में पाए जाते हैं सब क्या होते हैं, आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक। तो वहीं आपको देखते H2O क्या है, कंपाउंड है, लेकिन ये भी क्या है, आपका एलिमेंट से मिलकर बना है। ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बन गए। लेकिन इन्होंने क्या, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दोनों आपस में बॉन्ड बनाए तो ये क्या बन गया, आपका वाटर बन गया, ठीक। H2O मॉलिक्यूल बन गया, और ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल मिले तो क्या बन गए, आपके वाटर बन गए, ठीक। तो आप समझ में आ रहा है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिस फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड, ठीक। और इसमें एग्जांपल हमने पढ़ लिया। लेकिन आपके मतलब
पीरियड में क्या बोलते हैं, एलिमेंट का एकदम मतलब साधारण भाषा में अगर एलिमेंट को बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, एन एलिमेंट इज नाउ डिफाइंड एज, अब के बारे में, अब जो हम डिफाइन करते हैं एलिमेंट के बारे में क्या करते हैं कि एन एलिमेंट इज नाउ डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट हम किससे कहते हैं, जो सिर्फ एक एटम को, एक एटम के द्वारा बना हो, जो सिर्फ एक एटम को कंटेंट किया है, मतलब उसमें आप अगर ऐसा कहें कि ढेर सारे हाइड्रोजन है, ढेर सारे ऑक्सीजन है, तब उसे हम एलिमेंट नहीं कहेंगे। उसमें सिर्फ क्या होगा, आपका एक ही प्रकार के एटम हो, एक ही एटम हो, उसे हम क्या कहेंगे, आपका एलिमेंट कहेंगे। ठीक, समझ आ रहा है? कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो एलिमेंट आप सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन। ठीक, एलिमेंट तो है आपके मतलब नेचर में 118 एलिमेंट अब हो गए हैं। ठीक, तो अब इसमें कई सारे एलिमेंट होंगे जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और कई सारे एलिमेंट हैं जो आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और कई सारे एलिमेंट हैं जो आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट है जो आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और कितने एलिमेंट है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, कितने एलिमेंट है आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, सॉलिड एलिमेंट, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट मतलब जो भी आपके पीरियड टेबल है उसमें सॉलिड एलिमेंट कितने हैं। ठीक, ग्रुप कितना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सॉलिड, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आपके नेचर में पाए जाते हैं एलिमेंट, वो क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं, एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, जिसमें से आपके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आपके आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, ईटीसी। ठीक, जो कि आपके मतलब ज्यादा से ज्यादा जो एलिमेंट है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। ठीक, और लिक्विड एलिमेंट क्या हो गए कि मरकरी, एक मरकरी आपका है, एक आपका ब्रोमीन। यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके क्या पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, दो एलिमेंट कौन कौन से याद रखिएगा आप, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके जो नेचर्स में पाए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट जो लिक्विड पाए जाते हैं। ठीक, और आपका आ जाएगा तीसरा क्या है, गैसियस एलिमेंट। गैसियस स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 11 एलिमेंट हैं जो आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ईटीसी। ठीक, तो समझ में आ रहा है कितने एलिमेंट हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट क्या होंगे, आपके सॉलिड होंगे, और दो ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन, और 11 ऐसे एलिमेंट है जो आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें इसके कुछ एग्जांपल हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक, तो आपका जो इतना हम पढ़ा दिए हैं 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इतना बहुत है, भरपूर है, पढ़ते रहिए, आप एग्जाम में 100% सफल होंगे। ठीक, और आपको हम आगे नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे 9th 10th के। ठीक, पढ़ते रहिए, और कोई कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए, आप बेझिझक होकर आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।